आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। कश्मीर घाटी में आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और एनआईए की संयुक्त टीमों ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इन छापों के दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डिजिटल डिवाइस और बाकी सामग्री जब्त की गई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये ऑपरेशन खास खुफिया इनपुट के आधार पर किया गया। जानकारी मिली थी कि जेल में बंद पीओके में बैठे हुए आतंकियों के रिश्तेदार बडगाम, कुलगाम और शोपिया जैसे दूरदराज के इलाकों में उनसे संपर्क में हैं। इन पर भारत में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। अधिकारियों के मुताबिक जिन लोगों के ठिकानों पर छापे मारे गए वो आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे और सोशल मीडिया पर आतंकवाद की ग्लोरिफिकेशन और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने में शामिल थे। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य घाटी में आतंकी संगठनों के भर्ती नेटवर्क को तोड़ना है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिन में ये कार्रवाई राज्यव्यापी स्तर पर और भी ज्यादा सख्त होगी, ताकि किसी भी रूप में आतंकी गतिविधियों या फिर उनके समर्थकों को पनपने का मौका ना मिले। वहीं सुरक्षा बलों का ऑपरेशन पिंपल भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। ये हम सभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक समर्थक नेटवर्क पर एक और बड़ी कार्रवाई की है। अनंतनाग जिले के लिवर गांव में एक स्पेशल सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो पाकिस्तान से संचालित संगठन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल ऑपरेटिंग फॉर्म पाकिस्तान की गतिविधियों से जुड़े संदिग्धों को निशाना बनाकर किया गया है। इस ऑपरेशन में आतंकियों के रिश्तेदारों और सहयोगियों के घरों की तलाशी ली गई, जिसमें कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत पुलिस ने जब्त किए हैं। आतंकियों के कई रिश्तेदारों और सहयोगियों पर कार्रवाई, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पर कार्रवाई, कश्मीर के सभी 10 जिलों में 215 जगह छापे, स्थानीय आतंकियों के घरों को खंगाला, 220 लोगों पर मामले हुए दर्ज, 175 संदिग्धों को हिरासत में लिया, रिश्तेदार और सहयोगियों पर भी कार्रवाई, आतंकियों को रसद पहुंचाते थे, देश विरोधी दुष्प्रचार और आतंकियों की भर्ती में शामिल थे, डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त। दरअसल अनंतनाग के लिवर गांव में सुरक्षा बलों की तेज हलचल देखी गई। पुलिस की कई टीमें एक साथ गांव के अलग अलग हिस्सों में पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध लंबे समय से पाकिस्तान से चल रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भूमिका निभा रहे थे। तलाशी के दौरान पुलिस को कई संवेदनशील दस्तावेज, मोबाइल फोन, डिजिटल स्टोरेज डिवाइस और कुछ संपर्क सूची मिले हैं, जिनकी अब फॉरेंसिक जाँच की जा रही है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है और पूरे ऑपरेशन को कानूनी प्रक्रिया और सर्च वारंट के तहत अंजाम दिया गया। अनंतनाग, सोपोर, कुलगाम, हंदवाड़ा, शोपिया, बडगाम, बांदीपोरा, अवंतीपोरा, गांदरबल, सोपोर और श्रीनगर। जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले कई महीनों से एक ऐसे मॉड्यूल की पहचान कर रही है जो सोशल मीडिया, मैसेंजर ऐप और विदेशी नंबरों के जरिए निर्देश प्राप्त कर रहे हैं। JKNOP को लेकर की सुरक्षा एजेंसियों को ये भी इनपुट मिला था कि संगठन घाटी में स्लीपर सेल सक्रिय रखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जिला पुलिस ने रणनीतिक तौर पर उन सभी लोगों की निगरानी बढ़ाई है जिन पर आतंक समर्थक गतिविधियों से जुड़े होने का शक है। इस ऑपरेशन के तहत अनंतनाग पुलिस ने पाकिस्तान भाग गए हिजबुल के ऑपरेशन कमांडर का भी घर खंगाला। अनंतनाग लिवर गाँव में सुरक्षा बलों का छापा, हिजबुल के वित्तीय प्रमुख सीनियर कमांडर के घर छापा, गुलाम नबी, जफर भट्ट के घरों पर छापेमारी। हिजबुल मुजाहिदीन का सीनियर कमांडर है गुलाम नबी, हिजबुल का वित्तीय प्रमुख है जफर भट्ट। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चलाने का आरोप। दोनों 1990 के दशक में पाकिस्तान भाग गए थे। इसके साथ ही सेना ने ऑपरेशन पिंपल के तहत घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन पिंपल के तहत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बता दें कि इससे पहले 5 नवंबर को जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसी के आधार पर छतरू इलाके में एक संयुक्त अभियान चलाया गया। अब हम आपको सेना के बड़ी ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। 8 सितंबर आरएसपुरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाक घुसपैठिया गिरफ्तार। 26 अगस्त गुरेज सेक्टर में ह्यूमन GPS कहे जाने वाला बागू खान मारा गया। 1 से 12 अगस्त कुलगाम में ऑपरेशन अखल चला, जिसमें कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी ढेर हुआ। 28 जुलाई श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी मार गिराए गए। सेना लगातार आतंक पर तगड़ा प्रहार कर रही है। आतंकियों और उनके सहयोगियों के ठिकाने का चप्पा चप्पा छान रही है।
सेना की इस सख्त कार्रवाई से आतंकियों के मंसूबे पूरी तरह निस्तानाबूद हो रहे हैं। देश एक बार फिर देख रहा है सुरक्षा बलों का वो जज्बा जो हर कीमत पर अमन बहाल करने को तत्पर है। इस मसले पर अब बात हम करेंगे। मेजर शाह मेरे साथ में जुड़ेंगे, सोहेल काजमी जी मेरे साथ में जुड़ेंगे खास मेहमान के तौर पर। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं। रजत जयंती समारोह में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी भी, और इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं, सुनेंगे। आज हमारा राज्य एक समरस समाज निर्माण की दिशा में अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम सब मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के अपने विकल्प रही संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राज्य स्थापना दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर पुनः स्वागत करते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को जिन्होंने ये स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है। देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत रजत जयंती समारोह ये चल रहा था। फिलहाल हम अपने मसले पर वापस से आते हैं। घाटी में आतंक को लेकर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक अभी चल रही है, ये आतंकियों की और आतंक से जुड़े हुए जितने नेटवर्क हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए काफी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और जम्मू कश्मीर से सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर सोहेल काजमी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पहलगाम की घटना, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, तब से ज्यादा तेजी से एंटी टेरर ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर जारी हैं। अभी ये जो हाल ही में हुई कार्रवाई है मेजर शाह, इसे कितना जरूरी मान रहे हैं मौजूदा वक्त में आप? जी रजत जी, ये बड़ा अच्छा कदम हमारी सेना ने लिया है और ये ऑपरेशन अहम है बहुत, क्योंकि जितने भी वहां पे अभी एक तरीके से खदेड़ेंगे तो उग्रवादी छुपे हुए हैं, इसके अलावा और भी जो बाकी जो नापाक मंसूबों इरादों से आए हुए हैं, छुपे हुए हैं, वो भी खड़े जाएंगे, वो खुद निकल के आ जाएंगे। एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी उनके लिए होएगा। जब वो देखेंगे कि भाई फौज कार्रवाई कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, तो जितने भी आतंकी हैं जो नापाक, ऑलरेडी रिपोर्ट आई थी कि भाई सिंदूर के कुछ महीने हुए हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान ऑलरेडी उनके जो जैसे मोहम्मद हैं और ये लश्कर तोयबा हैं और जितने भी आतंकी संगठन है, ये अगला अपना बस तलाश रहे हैं, स्काउट कर रहे हैं कि अगला हमला कहां पर है, कैसे करें, उसकी चल रही है। तो जब ये देखेंगे कि इतने पैमाने पे एक्सेस चल रही है, इसलिए ऑलमोस्ट कोऑपरेशन मैं बोलूंगा, तो ऑप्टिकली जितने भी वहां पे लोग छुपे हुए हैं नापाक मंसूबों से, ये डर जाएंगे। और डरने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर ये अभी नहीं निकलते हैं, ये तो गारंटी है, 100% मुझे मालूम है, इनको खड़े निकालेगी और किसी भी गैर कानूनी इंसान को वहां पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई होगी। और ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है और ऐसा ऑपरेशन चलाना चाहिए। जब मेरे को याद आता है 2003 में मैं जम्मू कश्मीर में पहुंचा, तो हम सरहद बहुत सीमा के बहुत करीब थे, 30 मीटर के फासले पे थे। तब ये ऑपरेशन हमने, जैसे ऑप अलर्ट होता है जाड़ों में हम चलाते हैं, वैसे हमने टाइम टू टाइम ऑपरेशन चलाए और उग्रवादियों का एक्शन, ये इनको दबोचना है बेसिकली। और आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उग्रवादी हैं वो दबोचे जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, आप कह रहे हैं ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी था और अभी ये आतंकी जड़ों को खोदने के लिए भी और कमर को तोड़ने के लिए भी काफी है। सोहेल काजमी जी, चूंकि हमने देखा जब इस तरह के एंटी टेरर ऑपरेशन हुए हैं, सीमा पार से आतंकी तो उनके जुड़े हुए लिंक तो दिखते हैं, लेकिन जब लोकल लोगों की मदद पहुंचने की बात होती है तो बड़ी हैरानी भी होती है। हालांकि इसमें भी बड़ी संख्या में जो आतंकी हैं वो पकड़े गए हैं, उन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स आप कह लीजिए, या फिर उन्हें अपनी ही सरहद के अंदर रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उन्हें आतंकी कह लीजिए। इस तरह के ऑपरेशंस
कितने ज्यादा जरूरी और क्या इनकी तादाद में वृद्धि हुई है या इस तरह के ऑपरेशन से आतंक में कमी आई है आपके लिहाज से? देखिए मैम, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये है कि जैसे जैसे जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ आगे बढ़ता है या भारत आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होता है। ये हमने पिछले काफी डिकेड से देखा है और ये कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ देर पहले से ही इनपुट्स थी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, जैसे कि अफगानिस्तान के रिलेशन भारत के साथ थोड़े इंप्रूव हुए, बहुत अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। पाकिस्तान जो बड़ा करीबी दोस्त था आज दुश्मन बन बैठा उनका। जितने टेरर ग्रुप्स हैं शाह साहब जानते हैं, वो सब अफगानिस्तान में ट्रेन होते थे, तालिबान ट्रेन करते थे। तो आज दोस्ती जो है बिल्कुल जीरो हो चुकी है उनकी। एक वो फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा, पाकिस्तान में अपना एक पीओके ही नहीं, आज वहां के 4-5 सूबे हैं पंजाब को छोड़ के जो पाकिस्तान के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा करते हैं कि हमें आजाद होना है, आजाद होना है। वो भी एक फ्रस्ट्रेशन है। और जब जब हम खुशहाल होंगे पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करेगा, पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करेगा, पाकिस्तान हमारे नए नौजवान बच्चों को गुमराह करेगा पैसे के आड़ में, ड्रग्स के आड़ में। और ये सब एक रिवायत है जो पिछले सदियों से चल रही है, बीच में बंद हो गई क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट जब हमने शुरू किया 2014 के बाद एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जब मोदी लेड सरकार का क्रॉस एलओसी गया कि बातचीत और गन इकट्ठी नहीं चलेगी, तो उसके जो डिविडेंड्स हैं वो ये आए कि लोग बिल्कुल भारत सरकार के समर्थन में बाहर निकले, अपने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने, खुल के पीस को प्रिवेल करने के लिए वो भारत सरकार के सब अधिकारियों को, खासकर इंडियन आर्मी के साथ हाथ से हाथ मिला के हाइडआउट्स बताने लगे। ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जिनकी आप बात कर रही है उनके हाइडआउट्स बताने लगे। अभी भी कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो पैसा बहुत मजबूत चीज है मैम। वो जहां जहां पैसा, चाहे वो फेक करेंसी हो चाहे ओरिजिनल करेंसी हो, वो क्यों इकोनॉमी को भी हमारी डिस्ट्रॉय करने की पाकिस्तान कोशिश करता रहता है। तो वो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं अभी भी कश्मीर में जो उनके झांसे में आ जाते हैं और वो गाइड्स के तौर पे या बाकी चीजों रूप में उनकी मदद करते हैं। हाँ। और इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहे हैं इसकी इनपुट्स आ रही हैं कि वो कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर में दोबारा अपने पहलगाम अटैक के पहले भी और बाद में भी, पहलगाम अटैक का भी उन्होंने ये जो डिजाइन था पहले ही हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास आ चुका था, इंटेलिजेंस इनपुट्स थी उसकी, लेकिन वो कामयाब हो गया और उसके बाद उन्होंने बहुत सी जगहों पर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। लेकिन इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल द पैरामिलिट्री फोर्सेज हियर ऑपरेटिंग हियर इन जम्मू एंड कश्मीर, दे हैव नॉट सक्सीडेड, व्हिच शोज कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो फुल प्रूफ तरीके से है और लोगों का समर्थन है और पाकिस्तान का कोई भी नेगेटिव डिजाइन कामयाब नहीं होने देगा। एक बात और बताइएगा, चूंकि आप जम्मू कश्मीर से ही सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, आपने पैसों का जिक्र किया। अगर यहाँ लोकल लोग जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, जो जेल के अंदर भी आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं, जो लोकल तौर पर उन्हें बसने के लिए, उन्हें छिपने के लिए मदद पहुंचाते हैं और उनकी मदद से ही आतंकी इतने फल फूल रहे हैं, उसके पीछे क्या सिर्फ पैसा एक रीजन है या फिर क्या ब्रेन वॉश किया जाता है, अशिक्षा एक बड़ा रीजन है? क्या सबसे बड़ा रीजन है? कैसे टारगेट किया जाता है ऐसे लोगों को? दो तीन रीजंस हैं। पहले तो इस्लाम के नाम पे, कुरान और हदीस के नाम को रेडिकलाइज किया जाता है, जो आज तक वो कामयाब होते रहे कि आप फेल हो रहे हैं क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि हमने एक जनरेशन खो दी है। हाँ। ये गलत इंटरप्रिटेशन जो हमारे मजहब की करवाते हैं और उसकी आड़ में हमें गुमराह करते हैं, एक तो वो बात है। दूसरा, मैं बहुत से लोग हैं, शाह साहब जानते हैं, उन्होंने सर्विस की है वहाँ, जो अक्रॉस द एलओसी शादियां करते थे। वहां की बच्चियां यहाँ शादी होती थी, यहाँ के बच्चे वहां शादी होते, मैक्सिमम वो मिलिटेंट आउटफिट से बिलोंग करते थे, कहीं ना कहीं उनकी एफिलिएशंस होती थी। और जहां रिश्तेदारियों का आदान प्रदान होता है तो आप समझ सकते हैं कि सिंपैथेटिकल भी एक दूसरे के साथ इस्लाम की रेडिकलाइज की वजह से जुड़ जाते थे और इस्लाम की राह पे शहीद होने का एक स्लोगन जो पाकिस्तान उनको बताता है, या आज आसिम मुनीर जो अपनी स्पीचेस में रेडिकलाइज करता रहता है पूरे मुल्क को, वो देखने को मिलता था। वक्त बदल गया है, पॉलिसीज बदल गई हैं और आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रंप की गोदी में बैठा हुआ है पैसे लेने के लिए। और वो कब तक चलेगा, क्योंकि वो ट्रंप साहब तो ना किसी के दोस्त है ना दुश्मन है, अपना मतलब ढूंढते हैं और वो मतलब आपने देख लिया, जैसे ही खत्म हो जाएगा पाकिस्तान जो एड है थोड़ी बहुत वो भी बंद होगी तो और कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया मुस्लिम वर्ल्ड में कश्मीर के राग को रागना शुरू करेगा और वहां से वो पैसे एड़ता रहेगा सिर्फ इस्लाम और रेडिकलाइज करके। और कोई तरीकाकार उनके पास ना था, ना है, ना आने वाली सदियों में कोई तरीका और आएगा। बिल्कुल। अच्छा, जब इस तरह के ऑपरेशंस चलते हैं कुछ वीडियोस भी सामने आते हैं। मेजर शाह, मुझे वो ऑपरेशन याद आ रहा है जब पहलगाम घटना के बाद में जगह जगह डोर टू डोर इस तरह की जो सर्च ऑपरेशंस थे चले थे आतंकियों को ढूंढने के लिए या आतंकियों के मददगारों तक पहुंचने के लिए। ऐसे में एक युवा यानी कि कम उम्र का लड़का था जो आतंकियों के साथ मिला हुआ था, मां से वीडियो कॉल भी कर रहा है, लेकिन वो मर मिटने के लिए तैयार है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं, वो सेना से नफरत करता है। ये नफरत के बीज कोई 1-2 दिन में तो बोए नहीं जाते,
इस पर भी बड़ा काम सीमा पार से हो रहा है। बिल्कुल अर्चना जी, देखिए मैंने एक एक्स आतंकी, हालांकि वो जम्मू कश्मीर का नहीं था, वो मणिपुर का था, उसका इंटरव्यू लिया था अपने यूट्यूब चैनल पे। उसने मुझे बताया कि जो साइकोलॉजी है कि बचपन से ही वो हेट्रेड के बीज बो जाते हैं। बचपन से ही बोला जाता है कि इंडियन आर्मी या मणिपुर बात कर रहा हूं मैं, वो असम राइफल्स आपके दुश्मन है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में अभी ये बचपन से ही इनको इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी के खिलाफ भड़काया जाता है और बताया जाता है कि आप अगर शहादत प्राप्त करोगे और शहीद होगे, आप पूरे जन्नत में जाओगे। जहां पे जाने से पहली बात ये है, और ये बस कितने हैं कि दिमाग ब्रेन में हो जाता है इस तरीके से, हुए हैं तो इस बॉम्ब पर जाते हैं वहां। तो मतलब हाथ एक 47 की चाहे कम या एक लैपटॉप हो तो ज्यादा अच्छा हो, लेकिन वो जिस तरीके से उनकी साइकी पे प्ले करते हैं। मैं अखनूर में था सन 2003 में, तब सुसाइड हमला हुआ था हमारे रेजिमेंट के बिल्कुल बाहर। 3 आतंकी आए आर्मी की फॉर्म पहनकर और अपने आप को उड़ाने के मकसद से आए ही थे वो मरने के मकसद से, लेकिन मरने से पहले काफी वो डैमेज कर गए और 2 हमले हुए मेरे सामने। और अखनूर ब्रिज पे भी हुआ, उसके बाद कुछ चंद एक महीनों के बाद अखनूर में भी हुआ, अखनूर ब्रिज पे। तो ये हमने ये इंट्रोगेट किया कई सारे हमले टेररिस्ट को, और हमें ये मालूम पड़ा कि उनको जिस तरीके से उनके दिमाग, साइकोलॉजी, उनकी साइकी पे ये पाकिस्तान से ट्रेन होके आए थे बाय द वे। तो पाकिस्तानी कैंप्स वहां पे चलाते हैं, फंडिंग होती है बाकायदा, वहां की सरकार उनको देती है पैसे, और जाके आप टेररिस्ट के लिए फंडिंग करो। जैसे यहाँ पे अगर सरकार करप्शन के या करप्शन के लिए कुछ अच्छे खासे पैसे सैंक्शन, वहां पर टेरर फंड के लिए बैंक से सैंक्शन होते हैं, लेकिन मानेंगे इस बात को, होते हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसे। तो जब पैसे सैंक्शन हो रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रहा है, तो सर सुसाइड बॉम्ब बनाने के लिए इनको इसकी पे काम करना पड़ता है, तब जाके इसको अंजाम देते हैं लोग। बिल्कुल, जो ये बहुत बहुत कम उम्र के बच्चे हो आज, ऐसे लोगों को समझ में डर से देना चाहिए। हाँ। सबसे जानबूझकर कम उम्र के लड़कों को टारगेट करना, उनका ब्रेन वॉश करना, यही होता है और यही सीमा पार से हो रहा है। आपने पैसों का भी जिक्र किया। अच्छा, सीमा पार से आतंक के बीज यहाँ हिंदुस्तान में बोने की कोशिश भी हो रही है और वहां तो आतंकी पलते ही हैं, पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल होता ही है, और वहां तो आतंकी के मारे जाने पर उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है, उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार देती है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सोहेल काज़मी जी, जब जब ऐसे ऑपरेशन या हिंदुस्तान में एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं ना, और जो आतंकियों की बुरी दशा होती है, उनके आखिरी वक्त में चिथड़े उड़ जाते हैं, शव ऐसे हो जाते हैं क्षत विक्षत की देखने लायक नहीं रहते, लेकिन उन तस्वीरों को जारी किया जाता है वो इसलिए ताकि आतंक की राह पर जो चल रहा है उसे मालूम हो कि अंजाम ऐसा होता है। बावजूद इसके कदम नहीं रुक रहे। ये कौन सी ताकतें हैं जो काम कर रही हैं इनके पीछे? ये वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की चीज को पनपने का कभी कोशिश नहीं की है। ये वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान की उस बुनियाद को, जिस बुनियाद पे बना था, सिर्फ इस्लामिक रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स की वजह से, जो पाकिस्तान का तसव्वुर कायदे आजम जिना वो जो कहते हैं, और गलत इंटरप्रिटेशन, ये जो आप शाह साहब कह रहे हैं या आप कह रही हैं, जो हमारे आपके चैनल्स में हमेशा डिबेट होती है, जन्नत मिलेगी, इस्लाम की राह पे चलो, ये इंडियन आर्मी आपके अगेंस्ट है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। देखिए, पाकिस्तान तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की बुनियाद पे बना है, और वो हिंदू मुस्लिम की बुनियाद आज भी जिंदा है कि भाई वो काफिर है, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, इस्लाम वहां कहीं ऑन ग्राउंड कहीं दिखता नहीं है। तबाह हो गया पाकिस्तान, वहां के जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो तबाह है। शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, दोनों मुहाजिर्स को मार रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है कि भैया जन्नत है, हूरे हैं, ये जो रोज आप डिबेट्स करती हैं अपने चैनल्स पे, ये एक तस्वुर है जो पाकिस्तान के वो ग्रुप, देखिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक ऐसा बदनसीब मुल्क है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो सुप्रीमो है वहां का, वो अपनी तकरीरों में सिर्फ कुरान की इंटरप्रिटेशन करता है, वो भी झूठ, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे नौजवान हैं और वो ग्रुप जो है बड़ा सक्रिय रहता है वहां। बिल्कुल पैसे वो मांगते हैं, डोनेशन कैंप्स लगी हुई हैं, मैं भी वहां गया लश्कर तोयबा के, और जैसे हम सुनामी विक्टिम्स के लिए वो मांगते थे ना डोनेशन, वो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए जो है चंदा मांगते हैं।
इस्लाम को बचाने के लिए चंदा मांगते हैं, और बच्चे नहीं बुजुर्ग भी। और यहाँ देखिए फ्लड्स आते हैं तो हम रिहेबिलिटेट करते हैं, वहां हमेशा मिलिटेंट्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तबाह करते हैं उनको रीबिल्ड करने के लिए वहां की सरकार काम करती है, और उनको मजबूत करने के लिए वहां की सरकार, चाहे आवाम भूखी मर जाए, लोग जो फ्लड सिचुएशन में तबाह हो जाए, लेकिन आतंकवादी ग्रुप, आतंकवादी जो कैंप्स हैं वो मेंटेन करने में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट हमेशा लगा रहता है। ये दर्शाता है कि उनके पास सवाए ट्रेनिंग कैंप्स के, सवाए ये जो अलगाववाद है, मिलिटेंसी है, इसको बढ़ाने के और कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री जो है पाकिस्तान में काम ना करती है, ना करती रहेगी। एक बात और मैं आपसे पूछना और समझना चाहूंगी सोहेल काज़मी जी, एक तरफ तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान जल भुन जाता है, एक तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, एक हमारे जो हम कह सकते हैं हिंदुस्तान का ताज है जम्मू कश्मीर, क्या खूबसूरत है और जिसे देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से लोग आते हैं। तो यहाँ की तरक्की और विकास देखकर वहाँ पाकिस्तान जल भुन जाता है, तो वो इस तरह की साजिशें रचता है। एक तरफ तो हम अपनी तरक्की और विकास की बात करते हैं, सेना की ताकत की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ सीमा पार से ये साजिशें यहाँ सफल हो जाना, कमी कहाँ है, लूप होल कहाँ है जो ये सब कुछ हो पा रहा है? देखिए रचना मैम, कमी जो है डिक्लाइन हुई है, 90% डिक्लाइन हुई है, लेकिन जो 24 घंटे एक ही प्रैक्टिस में लगे रहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान हिंदुस्तान में इंट्रूड करे और छोटे से छोटा इंसिडेंट करके वो उसकी हाइप ले। आपने पहलगाम का इंसिडेंट देखा होगा, वो भी जो आतंकवादी आए थे वो मजहब के आधार पे वहां हमारे टूरिस्टों को हिट करके चले गए। ये दर्शाता है कि वो छोटे से छोटे इंसिडेंट की हाइप जो है वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में उसको दर्शाते हैं, उसका फायदा लेते हैं और दही का कटोरा लेके पूरी दुनिया में इसकी चर्चा करते हैं और सिंपथाइजर बनते हैं अपने मजहब के और जम्मू कश्मीर के लोगों के। आप देखिए हर तरफ से उनको जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन जो फितरत है, जिस मुल्क की जो बुनियाद है, और वो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप बॉर्डर्स को इररिलेवेंट करेंगी तो मुझे लगता है बिना जंग के पीओके के लोग हमारी तरफ जुड़ने के लिए तैयार है। वो रोज सड़कों पे होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लामाबाद के खिलाफ, रावलपिंडी के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ। जो ह्यूमन राइट वायलेशंस वहां हैं, मैं समझता हूं दुनिया के किसी भी कोने में आपको वैसी ह्यूमन राइट वायलेशंस अपने लोगों पे, अपनी पाकिस्तान आर्मी जो करती है, आईएसआई करती है, आप हैरान हो जाएंगी देख के। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर खिता जो है वो टूटने के कंगार पे है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है। तो उसके पास विकल्प क्या है? एक तो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ेगा पीओके, या कुछ इलाके जो है वो अफगानिस्तान ले जाएगा जिस तरह की दुश्मनी उनकी बढ़ रही है, और कुछ इलाके जो है फना और तबाह हो जाएंगे। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी रणनीति को चेंज करने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुछ ऐसा नजर आता है। वो कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे ही, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो पाकिस्तान का हाल वही है, अपने जो मसले हैं वो उससे हल हो नहीं रहे, लेकिन वो साजिशों में लगातार लगा हुआ है। कैसे भारत को नुकसान पहुंचाए, कैसे वहां पर आतंकी साजिशों को कामयाब किया जाए और कैसे अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक को तैयार करने में लगाया जाए। मेजर शाह, लेकिन जब जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, हम तो सिर्फ दूर से तस्वीरें देखते हैं, आपने शायद वो पल जिए होंगे। सेना के लिए, पुलिस के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग होता होगा ना। घर के अंदर छिपकर आतंकी बैठे हैं, दीवार के उस पार आतंकी बैठे हैं, आतंकी कहीं ऊंची जगह में बैठे हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना भी है, उन्हें ढेर भी करना है, और जिंदा पकड़े जाएं तो एक और कामयाबी मिलती है कि उनसे फिर और कई लिंक्स निकल सकते हैं। लेकिन चैलेंजिंग तो बहुत होता होगा। रचना जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए नवंबर 2003 में अखनूर ब्रिज पे मैंने आपको बताया था कि एक और हमला हुआ था। वहां पर मेरे साथी थे, मेरे सीनियर थे मेरे, तब लेफ्टिनेंट ठाकुर साहब, अभी वो रिटायर हो गए हैं कर्नल बन के, उन्होंने घर के अंदर घुस के हाउस एंट्री करनी पड़ी उनको। तब जाकर उग्रवादी को न्यूट्रलाइज किया था घर के अंदर। और ये चैलेंज था क्योंकि आपको, हम तो किसान की तरह सुसाइड बॉम्बर तो नहीं है, हम सैनिक हैं, हम सोल्जर हैं। हमारा काम, हम तो खुशी से मर मिट जाएंगे वतन के लिए अगर मरना पड़े तो, लेकिन वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है दुश्मन को उसके वतन के लिए मारना। भैया हम जिंदा रहेंगे तभी हम दुश्मन को मार पाएंगे, लेकिन अगर जान निछावर करनी पड़े हम खुशी से हंसते हंसते जान निछावर कर देंगे। तो कर्नल ठाकुर साहब को मारा, तब वो लेफ्टिनेंट ठाकुर थे, लेफ्टिनेंट मालूम था कि घर के अंदर छुपे हैं उग्रवादी, वो फिर भी सर्टेनिटी के घर में प्लानिंग थी, जैसे सर में घुसते हैं, ये देखिए ये आपकी घर है, वैसे ही ग्रेनेड का आतंकवाद, जब ग्रेनेड। आप बता रहे हैं कि किस तरीके के चैलेंजेस रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। हालांकि ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत मेजर साहब की आ रही है।
आप दोनों ही खास मेहमान मेरे साथ में इस डिस्कशन में साथ में रहे। मेजर शाह आप भी, सोहेल काजमी जी आप भी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में रजत जयंती